नाज़रीन आदाब, चलती रहेगी जिंदगी में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ दिनों से इसमें कमी दर्ज की जा रही थी, पर गुज़िश्ता 24 घंटे में इसमें फिर से इजाफा देखा जा रहा है। आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 21,566 नए मामले सामने आए, जबकि इसी अरसे में 18,294 अफराद शिफायाब भी हुए। आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 45 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर 1,48,881 हो गए। यौमिया मुस्बत मामलों की जो शरह है वो 4.25% है। उधर कोरोना से बचाव के लिए टीकाकारी और मुफ्त बूस्टर मुहिम भी जारी है। मुल्क में अब तक 200,91,959 टीके लगाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिसको लेकर हुकूमत ने एडवाइजरी भी जारी की है। मुनासिब तर्ज अमल अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान कोविड के नए केसेस में 150% का इजाफा हुआ है। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन वली, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं सर गंगाराम अस्पताल में। मोहसिन साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया और न्यूज़ 18 के सामीन को और देखने वालों को मेरा बहुत सलाम। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा। कोरोना कंट्रोल में था, हम लगातार खबरों में जिस तरह से देख रहे थे कि गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन पिछले 24 घंटों में इसमें अचानक फिर से इजाफा देखा जा रहा है। क्या वजह मानी जा रही है? देखिए, वजह तो बहुत साफ सुथरी है और सबको नजर भी आ रही है कि हम लोगों ने मास्क लगाने में कोताही करनी शुरू कर दी थी और भीड़ भाड़ में खूब जा रहे हैं, खूब ट्रैवल हो रहा है। अभी मैं ये 2 चीजें देख रहा हूँ कि जो लोग बाहर से सफर करके आ रहे हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं, उनके घर में हो रहा है एक एक करके सबको, पहले एक शख्स को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, और दूसरा जो बड़े बड़े फंक्शन में जा रहे हैं उनको हो रहा है और वहां पे मास्क कोई लगा नहीं रहा है। तो ये जो बदएहतियाती हुई है, और दूसरे मुल्कों में कोरोना अभी थमा नहीं था। जो पड़ोस के मुल्क में, चाइना में बहुत तेजी से इसका, खासतौर से शंघाई में हम लोग बातें कर रहे हैं बहुत दिन से कि वहां पे बहुत कोरोना हुआ, और इवन अमेरिका में भी अभी ये इसकी तादाद कंट्रोल में नहीं आई है। और यूरोप में बीच में मंकी पॉक्स आ गया था, तो हमने कोरोना की बात थोड़ा कम कर दी थी। तो ये सब चीजें मिली जुली, और हमने हैंड सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग पे गौर करना बंद कर दिया, और थोड़ा घूमना फिरना ज्यादा हो गया। इस पूरे 6 महीने में अगर आप देखें तो दिल्ली की सड़कें खाली थी, बिल्कुल, लोग बाहर चले गए थे, सब घूमने चले गए थे। तो अब ऐसा घूमना फिरना होगा तो हम कहीं ना कहीं से कोरोना कैच कर लेंगे, बिल्कुल, लेके वापस आ जाएंगे। बिल्कुल, जो नया वाला है ये ज्यादा तेज नहीं है और ज्यादा हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा है, तो लोग लापरवाह हो गए थे। अब ये बात चल पड़ी थी लोगों में कि अरे कोरोना होगा तो ये कोविड नहीं होगा और ये ओमिक्रॉन होगा, और ओमिक्रॉन से तो कुछ होता नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं होता है। लेकिन मैंने ओमिक्रॉन के जमाने में भी मुस्तकिल डेथ्स देखी हैं, और ये कोरोना से लोग अभी भी, मुझे आज भी फोन आए 2 लोगों के पॉजिटिव आए, उनके घर से फोन आए थे 4 दिन पहले, वो पॉजिटिव थे कुछ लोग। तो ये कोरोना ऐसे करके धीरे धीरे कोविड का जो नया वेरिएंट है BA.2, और BA.2 के बाद भी एक नया वेरिएंट अभी अमेरिका में आइडेंटिफाई हुआ है, 2.4 आइडेंटिफाई हुआ है। तो ये जो है, ये नए वेरिएंट्स आ जाएंगे, और इसमें अगर कोई खतरनाक वेरिएंट निकल आएगा तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। बिल्कुल, हुकूमत की जिम्मेदारी क्या मानते हैं? इससे पहले हमने देखा कि कई ऐसे स्टेट हैं, खासकर अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी हमने ये देखा है कि मास्क कंपलसरी था। हुकूमत की तरफ से ये एडवाइजरी भी जारी की गई थी, मास्क सभी लगाए, नहीं लगाने पर 1000 रुपए के आसपास का फाइन भी लगाया जाता था। लेकिन अब हुकूमती सतह पर भी ये सब चीजें छोड़ दी गई हैं। नहीं, देखिए, फाइन के बारे में तो हुकूमत के बारे में आप ये कह सकते हैं ना कि सख्ती अगर नहीं कर रही है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर हुकूमत की तरफ से सख्ती नहीं है, चालान नहीं काटे जा रहे हैं, तो उसमें जो आम नागरिक हैं, जो हम लोग हैं, जनता है, उसकी जो जिम्मेदारी है बहुत बड़ी हो जाती है, और उनको कहीं भी ढिलाई बरतने का मौका नहीं मिलना चाहिए और करना नहीं चाहिए। क्योंकि अब हुकूमत ये मान के चल रही है कि हम लोग एजुकेट हो गए, हम समझदार हो गए, और समझदारी का परिचय हम अगर ऐसे देंगे कि मास्क निकाल के घूमते रहेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना। हुकूमत को इस वक्त बहुत जरूरत है कि हमारे लिए टीके का फराहम करे, टीके फराहम करे जा रहे हैं। हुकूमत ने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया। अभी देखिए 15 अगस्त तक सबको फ्री टीका कर दिया, बूस्टर फ्री कर दिया, और वैक्सीन मैत्री 100+ कंट्रीज के साथ हमने टीके बांटे हैं, अपने अपने टीकों को हमने फ्री दिया है। और इतना बड़ा काम किया है कि हमने 200 करोड़ टीके का टारगेट, 200 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट हमने
इम्प्रूव कर लिया है। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा टारगेट है, और इसमें इस वक्त जो जरूरत है वो ये है कि सब लोग अपना बूस्टर वक्त पे लगवाएं। अब बूस्टर फ्री है, सबके बिल्कुल लिए फ्री है। बिल्कुल। मोहसिन वली साहब, बूस्टर कितना इफेक्टिव है? जिसने 2 टीके लगवा लिए हैं, तो इसका तरीका क्या है? कितने दिन के गैप के बाद ये लगवाए बूस्टर? और क्या बूस्टर हर साल लगवाना पड़ेगा या एक बार लगवा लिया तो उसके लिए काफी है? देखिए, अभी फिलवक्त क्या था कि 9 महीने के बाद बूस्टर की बात हुई थी, लेकिन अब ये देखा गया है कि अब हमारे पास टीके बहुत फरावानी के साथ और बहुत अच्छी तादाद में मौजूद है। तो अब 6 महीने के इंटरवल को कर दिया गया है, मतलब 9 महीने का जो इंटरवल है उसको कम करके 6 महीने कर दिया गया है। और 6 महीने में भी अब जो बड़ी तादाद है उनके लिए फ्री कर दिया गया है। तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि साहब टीका लगवाने हम क्यों जाएं, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, टीका नहीं है और हमें मुसीबत है और फ्री है ये टीका। तो ये अब हमें जरा सी भी इस बात की गुंजाइश नहीं है कि हम किसी भी तरफ से हुकूमत की तरफ देखें और ये कहें कि साहब हुकूमत को और कुछ करना चाहिए। अब दूसरी बात जो है वो गवर्नमेंट ने जो बहुत अच्छी की है कि गवर्नमेंट की तरफ से ई कंसल्टेशंस बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद हैं और प्रोग्राम है जिसमें 5 करोड़ कंसल्टेशन अभी तक ई संजीवनी प्रोग्राम है जिसके मातहत हो चुके हैं। और 6 महीने पर बूस्टर फ्री है, जो 6 महीने जिनको हो गए उनके लिए बूस्टर फ्री है। और वो 15 अगस्त तक ये स्कीम है। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे जो अनुराग ठाकुर जी हैं उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया था, ये उनका ऐलान नहीं था बल्कि मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का ऐलान था कि सब के लिए अब हम 75वें साल में आज़ादी के जो अमृत महोत्सव है उसकी खुशी को एक्सप्रेस करते हुए, उसको खुशी को ऑब्जर्व करते हुए, उस खुशी को मनाते हुए हम अपने आइंदा आने वाले 75 दिनों में फ्री टीके लगाएंगे। कितनी बड़ी बात है और ये कितना अच्छा स्टेप है, वेलकम स्टेप है कि लोगों को परेशानी से बचा रहे हैं। तो अब बिल्कुल हुकूमत अगर कर रही है तो अवाम को भी समझने की जरूरत। अगर हुकूमत कुछ अवाम के लिए कर रही है तो जो अवाम है उसको भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। बिल्कुल, इसमें हमारा रोल, जैसे कि मैंने कहा, मास्क के बारे में और टीका लगाने की जिम्मेदारी के बारे में बहुत बड़ा हो जाता है। और हमें कभी कभी ये बताया जाता है कि बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा ली है या सेकंड डोज ही नहीं लगी है उनको। तो उनके लिए तो हमें बड़ी शर्मिंदगी है कि वो कैसे अपने को बचा के रखेंगे। और ये अब कोविड के टाइम के बाद जो हमें मोहलत मिली है, एक तरह से मैं इसको मोहलत कहूँगा, जिसमें हमें ओमिक्रॉन मिल गया, ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स मिल गए और हमको हल्का वायरस मिल गया, तो इसको हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हो सकता है इसके बाद कोई चीज़ और ख़तरनाक सामने आ जाए और फिर वो आपे से बाहर हो जाए और हमारे हाथ में मसला ना रहे। और बच्चों के स्कूल खुल गए। अब सबसे बड़ी बात मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि बच्चों के स्कूल खुलने के बाद ये जिम्मेदारियाँ और सब लोगों की और बड़ी हो जाती हैं और बच्चों को महफूज रखने की जिम्मेदारी और उनको मास्क लगाने की तरबियत देना और उनके स्कूलों में देखना, स्कूलों को अपने अंदर देखना कि सब लोगों को, स्टाफ को वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया या नहीं। और जो लोग ऐसे हैं जिनको स्कूल में भी बूस्टर डोज चाहिए उनको, आपने पूछा था बूस्टर डोज कितना इफेक्टिव है, मैं यही कहूँगा कि अभी फिलहाल हमने अगले साल की बात नहीं करनी है। अभी हमको 100% पॉपुलेशन को बूस्टर लगवाना है। और चूंकि ये बाद में देखा जाएगा कि अब इसकी इम्यूनिटी कैसी काम कर रही है, तो फिर हो सकता है एक सालाना फीचर भी हो जाए। आपने ठीक ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि अगले साल, तो मैं तो कहूँगा अगले साल और अगले साल के बाद हर साल। तो ये आगे वक्त बताएगा, अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। अभी तो हम उन सुस्त लोगों की बात करेंगे जिन्होंने लगवाया ही नहीं, आराम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने स्कूल का यहाँ पर जिक्र किया। स्कूल की भी एक जिम्मेदारी होती है। अगर हम फ्लाइट से जाते हैं या कहीं ट्रेन से जाते हैं या कहीं सफ़र करते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आपने दोनों डोज लगवा ली क्या, उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। लेकिन स्कूल में इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। स्कूल की क्या जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चा जिनको टीका लग सकता है, जिनकी उम्र हो गई है टीका लगाने की, जो गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन जारी की है, तो स्कूल वालों को भी पूछना चाहिए कि जिन जिन लोगों ने टीका नहीं लगाया है वो लगवाएं और अपना सर्टिफिकेट कम से कम स्कूल में जमा करवाएं। स्कूल में एक रिकॉर्ड रखना चाहिए। वही मेरा सवाल मेरा। और सभी स्कूलों को मैं यही कहूंगा कि अपने बच्चों का रिकॉर्ड रखें और उसमें कोई बड़ा वो नहीं करना पेपर वर्क,
रजिस्टर के सामने लिख दें कि वैक्सीनेटेड है बच्चा, नहीं है, जहां उसका नाम है, हाजिरी है, इवन कंप्यूटर में अगर उसका नाम है तो वहां पे उसको रेड फ्लैग आ जाएगा जिसको नहीं लगा होगा। तो ये बहुत आसान है आजकल, ऐसा कुछ नहीं है, कोई उसमें रोल कॉल नहीं करनी रोज के टीका वाला हाजिरी दो, टीका जिसको नहीं लगा है वो हाजिरी दो, ये नहीं है। ऑटोमेटिक आपके रजिस्टर में नाम के सामने लिखा है, और एक बार सर्टिफिकेट चेक कर लीजिए उसका घर के लोगों को बुला के, और घर वालों को भी उनके बता दीजिए कि आपको भी टीका लगवाना जरूरी है क्योंकि बच्चा आपका स्कूल आ रहा है। तो एलिजिबल पॉपुलेशन को स्कूल्स में टीका की बहुत ज्यादा जरूरत से पाबंदी करनी है और रेगुलरली इसको चेक करना है, और इसको हमको एक रेगुलर डेली फीचर बनाना है कि हमारे अटेंडेंस रजिस्टर में बच्चे के नाम के सामने रेड स्पॉट बना दीजिए अगर उसको टीके नहीं लगे तो। और ऐसे बच्चे को कहिए कि आप टीके लगवाइए, उसके बाद स्कूल में आइए, क्योंकि उसकी जान बिल्कुल। क्या स्कूल में, बिल्कुल डॉक्टर साहब इस पर भी बात करेंगे, क्या स्कूल में भी इस तरह के कैंप लगाए जा सकते हैं कि जहां पर सभी बच्चों को टीके दिए जा सके? एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। हेलो 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 डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बताइए क्या सवाल है? डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको, सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब, मैंने दोनों टीके लगवा लिए हैं, क्या बूस्टर भी लगवाना जरूरी है? चलिए बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह हम उसी पे बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब जी जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। लग रहा है कि 40 के आसपास है इनकी उम्र, हाँ आवाज से तो लग रहा है कि हाँ 40 से 50 के बीच में होंगे। मैंने अंदाजा लगाया जी। आपकी आवाज से। आपकी एज कितनी है? एज कितनी है आपकी भाई? गालबन कॉल ड्रॉप हो गया। इन्होंने दोनों जो है वो डोज ले ली है, और बूस्टर लगवाना जरूरी है क्या, और कब लगवाना है? जी, बूस्टर की जब हम बात कर रहे हैं वो इन्हीं लोगों के लिए है जिनको 2 टीके लग चुके हैं वक्त से, उनके लिए ही गवर्नमेंट ने बूस्टर की फैसिलिटी दी है। और इसमें हेल्थ वर्कर्स को तो 100% बूस्टर लगना ही लगना है, और जो लोग स्कूल जा रहे हैं, स्कूल का स्टाफ हैं, ड्राइवर्स हैं, और सब जितना भी स्टाफ, जो एम्बुलेंस का स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, और ये सब लोग। और इसके अलावा वो जो कैटेगरी हम बार बार बताते हैं कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कैटेगरी है, एल्डरली लोग हैं, बूढ़े लोग हैं घर के, उनको भी बहुत जरूरी है बूस्टर लगना। तो ये सब गवर्नमेंट की तरफ से आप बगैर पूछे, बगैर किसी पाबंदी के, और आप जस्ट जहाँ टीका लग रहा है वहां पे जाके टीका लगवा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी एक बहुत अच्छी है इंडिया में, और इसके लिए आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूँगा इस स्कीम का फायदा उठाइए कि हमने जो ये अमृत महोत्सव की स्कीम में अनुराग ठाकुर साहब ने अनाउंस किया, और उसका फायदा उठाइए। और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितने लोगों को लगाएंगे, वो कह रहे हैं जो भी आएगा उसको लगाएंगे। 75 दिन की लिमिट थी, इसमें कुछ दिन निकल गए। अब इसको आप एक्सप्लॉइट कीजिए, गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, उसको लीजिए, हासिल कीजिए, बिल्कुल वो कामयाब बनाइए। बिल्कुल। मोहसिन साहब एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहूँगा स्कूल का, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, स्कूल का जिक्र हुआ यहाँ पर, कि क्या हुकूमत की तरफ से इस तरह की कोई गाइडलाइन जारी नहीं हो सकती कि स्कूल में ही कैंप लगाया जाए? जो बच्चे जिनकी उम्र हो गई है कि जिनको टीका लगाया जा सकता है, तो स्कूल में ही लगाया जाए, जिनको नहीं लगा वो उनको स्कूल में ही टीके लगा दिए जाए। जिस तरह हमने सुना बचपन में टीके लगते थे स्कूल में, बाकायदा स्कूल में आते थे लोग। आपका ये कॉन्सेप्ट और आपकी ये थ्योरी और ये सजेशन बहुत वाजिब है, और मैं चाहूँगा कि इस तरफ खासतौर से जो बड़े शहर हैं उनके स्कूल्स हैं वो अपनी गवर्नमेंट को लिखें, इसकी इजाज़त लें, और उनके गवर्नमेंट के जो कैंप्स हैं वो कराएं उसमें टीके के। और ये डेली ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में 1 दिन भी हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सजेशन आपके दिमाग में आ रहा है, और मैं इससे एग्री करता हूँ। अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा है, वरना इस वक्त बहुत ज़्यादा करीब हैं ये टीके के सेंटर, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सबको ऑथोराइज किया गया है, और उसमें कोई वो ज़्यादा वो नहीं है, परेशानी नहीं है। तो बूस्टर डोज को लगवाइए और खुशी खुशी लगवाइए, और 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से ज़्यादा भी हो गए, लगवाइए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक सवाल ये था कि फर्स्ट डोज सेकंड डोज का जिक्र भी आपने किया, मैंने भी इसका किया था। जो अगर किसी ने फर्स्ट डोज लगवा ली है और सेकंड डोज के बीच का जो गैप होता है जो वो खत्म हो गया है, सेकंड डोज उसने नहीं लगवाई, तो क्या उसको दोबारा फर्स्ट डोज की तरफ आना पड़ेगा, या सेकंड डोज लेट अगर है तभी लगवा सकता है वो? नहीं, इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमारा टीका बहुत अच्छा है ये, अगर आप गैप बढ़ा गया है थोड़ा 2-4 महीने का, तो आप फौरन उसको सेकंड डोज को भी लगवा सकते हैं, क्योंकि हमने इसके डोज के गैप को भी हमने मिनिमाइज किया था पिछली बार, आपको याद होगा। और अभी अगर किसी की सेकंड डोज ड्यू है तो जाके फौरन लगवाए, और इसके बाद वो अपना 6 महीने के बाद बूस्टर लगवाए। ऐसा कोई परेशान होने की बात नहीं है कि मैंने पहली डोज के बाद बहुत गैप कर दिया,
तो ये मेरी डोज बेकार हो गई। बेकार कुछ नहीं जाता, हम लोगों में अच्छी तादाद में हर्ड इम्यूनिटी है, बच्चों में भी इसकी इम्यूनिटी है, और बच्चों के पास अभी भी एविडेंस यही है कि इन्फेक्शन कम जा रहा है, और इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अपने टीके को अपडेट करिए और अपने पास वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखिए और पाबंदी से इसका वैक्सीनेशन करवाइए। हो सकता है जैसे अभी आपने पॉइंट उठाया है कि हमको अगले साल भी इसकी बात करनी पड़े कि अब साल भर के बाद दूसरा डोज लगेगा। बिल्कुल। एक चीज डॉक्टर साहब यहाँ पर ये भी चाहूंगा कि जो अभी टेस्टिंग की बात हो रही है कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन टेस्टिंग नहीं हो रही है, तो अगर क्या टेस्टिंग में इजाफा किया जाए तो ये केस और ज्यादा निकलेंगे? अभी एक दिन में 15,000 20,000 के आसपास केसेस आ रहे हैं कोरोना के, लेकिन टेस्टिंग बहुत ज्यादा नहीं है। जो लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं बीमार होकर उन्हीं का टेस्ट हो रहा है। पहले क्या होता था, जगह जगह कैंप लगते थे या लोगों को पकड़कर भी टेस्ट कर लिया जाता था, वो चीज अब खत्म हो गई है। जो लोग अस्पताल बीमार होकर पहुंच रहे हैं टेस्ट उन्हीं का हो रहा है सिर्फ। देखिए, इस वक्त एक चीज बहुत अच्छी हो गई है, रैट किट जो रैपिड टेस्ट है, इसका रैपिड टेस्ट बहुत से लोग रोजमर्रा लाखों की तादाद में घर पे लाके अपना कर रहे हैं, और बहुत से लोग जिनको बुखार आ रहा है वो टेस्ट के लिए जा भी रहे हैं। तो इसमें ये जरूरी है कि जो भी जिसका टेस्ट पॉजिटिव आए वो गवर्नमेंट एजेंसी को रिपोर्ट करे। इसमें ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है टेस्ट करने वाली लेबोरेटरीज को जो RT-PCR कर रहे हैं, वो सब सैंपल जिनमें टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है उनको सरकार को वो सैंपल भेजने हैं ताकि उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो जाए। और जीनोमिक सीक्वेंसिंग में हम लोग बहुत खबरदार हो गए और इस पे वॉच रखी जा रही है कि इससे पहले के कोई नया वेरिएंट आ जाए तो हम उसका खबरगिरी कर लें और उसके हिसाब से हम अपने टीके को भी मॉडिफाई कर लें। और ऐसा चल रहा है कि अब हमको एक अच्छा वैक्सीन जल्द बनाने की तरफ चल रही है हुकूमत, और बहुत जल्दी वो भी वैक्सीन आएगा जो अच्छी तरह से कोरोना के सभी स्टेट बिल्कुल इफेक्टिव होगा। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए, उनसे बात करेंगे जी। हेलो हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं भाई? मैं सीमापुर से बात कर रहा हूँ भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, मुझे 2021 में 1 फरवरी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया था और उसके बाद मैं पैरालाइज हूँ, और जब मैं डॉक्टर के पास गया यहाँ सीमापुरी में टीका लगाने के लिए, उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप बीमार है, आपके नहीं लगाएंगे। ठीक है, डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ मैं क्या करूँ? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। नहीं, आप बिल्कुल दोबारा जाइए। इनका उजुर जो है वो कोई इस बात की तरफ नहीं इंडिकेट करता है कि ये टीका के एलिजिबल नहीं है। स्ट्रोक होना तो उस कैटेगरी में इनको ले आता है जिसमें इनको टीके की ज्यादा जरूरत है और इनको बहुत हाईली वर्नेबल ग्रुप में रखता है। इसलिए अगर इनको बुखार वगैरह नहीं है तो इनको दोबारा जाना चाहिए सेंटर में और आपको टीका जरूर लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको मना किया जाएगा। चलिए, बिल्कुल। तो एक बार और कोशिश कीजिए कि आप दोबारा हॉस्पिटल जाइए और टीका जो है हुकूमत की तरफ से लगाया जा रहा है, फ्री लगाया जा रहा है, और लगवाने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहूंगा कि क्या हमल के दौरान टीका लगवाया जा सकता है? इसकी क्या? जी, इसके बारे में हम लोग और ICMR की सब रिसर्च और इंटरनेशनल रिसर्च हामिला औरतों को, प्रेग्नेंट लेडीज को और जो दूध पिला रही हैं छोटे बच्चों को, उनको ये बात बिल्कुल साफ हो गई है और सेफ्टी इसकी वेल एस्टेब्लिश हो गई है कि इन सब खवातीन को, इन सब लेडीज को कोरोना का टीका वो ले सकती हैं, सेफ्टी के साथ ले सकती हैं और इसमें कोई खतरा नहीं है अगर प्रेगनेंसी है तो। और इसके अलावा इवन लैक्टेशन में कोरोना का टीका लगाया जा सकता है और ये अच्छा ही करेगा। उस बच्चे को भी जिसको दूध पिलाया जा रहा है उसको भी कुछ जूस चला जाएगा इम्यूनिटी का। इससे कोई रिएक्शन या कोई एनाफाइलेक्टिक शॉक या ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है कि अगर जो के प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जिनको जल्दी डिलीवरी होने वाली है उनको, और जो लैक्टेटिंग लेडीज हैं जो दूध पिलाती माएँ हैं उनको वैक्सीन लेने में किसी तरह का कोई खतरा है। इसकी स्टडीज हो चुकी हैं और हम लोगों ने करीब 2-2.5 महीने पहले ये डिस्कस भी किया था कि ये प्रेग्नेंट लेडीज के लिए टीका, हमारा वाला खास तौर से जो हमारा टीका है इंडियन वैक्सीन है, वो बहुत सेफ है, बिल्कुल सेफ है और उनको दिया जा सकता है और दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये जो टीका है इसको एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर माना जा रहा है। तो क्या इसके साथ साथ हम खाने पीने में भी किस चीज़ों का ख्याल रखें, क्या खाएं कि हमारी जो हमारी इम्यूनिटी है वो बढ़ती रहे या उसमें इजाफा होता रहे? देखिए, इस वक्त इम्यूनिटी की बात करना बहुत मुनासिब है
क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि हम इम्यूनिटी खाने से बना लें और टीके से बच जाएं। नहीं, इम्यूनिटी अपनी जगह ठीक है और उसको हम बूस्ट थोड़ा बहुत कर सकते हैं। उसको ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें जैसे ताज़ा फल हैं, विटामिन सी है, ख़ास तौर से मैं कहूँगा विटामिन डी है, इन दोनों चीज़ों का, विटामिन सी और डी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ऐसे फल और ऐसी सब्जियां जिसमें कलर्ड कॉम्बिनेशन होता है, रेनबो प्लेट कहते हैं जिसको, उनको खाने से बॉडी में तमाम ट्रेस एलिमेंट्स और विटामिन्स हैं, बीटा कैरोटीन है, वो सब जाता है। और एक जिन लोगों को कोविड हो चुका है उनके लिए, अगर उनका मसल लॉस हुआ है, उनके लिए HMG बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ब्यूटारेट एक सॉल्ट है, एक एलिमेंट है, एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन का जुज है जो बहुत ज़रूरी है, जो हमको HFG के नाम से बाजार में मिल रहा है, उनको वो लेना चाहिए। और क्वर्सिटीन है एक दवाई, वो भी ऑनलाइन मिलती है, वो लेनी चाहिए। लेकिन आपने जो न्यूट्रिशन के पॉइंट से ग़िज़ा की बात की, तो अच्छी मिकदार में दूध लेना चाहिए, एग्स लेने चाहिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो नॉन वेजिटेरियन फूड ले सकते हैं। और नींद का भी इसमें बहुत अच्छा रोल है, इम्यूनिटी के लिए नींद का बहुत ज़रूरी है पूरा होना। और इसके अलावा जिन लोगों को दिमागी वो है, टेंशन है या ब्रेन फॉग हो रहा है, पिछली बार उनको कोरोना हुआ था, उसके बाद तो उनको काउंसलिंग करनी चाहिए अपनी जाके साइकेट्रिस्ट से, और उनको जो अपना ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। और अगर कोई और दवा ले रहे हैं, वो थायराइड की मसलन है, तो वो दवाई पूरे उससे एहतमाम के साथ लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर उनको कोई इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंसी है या किसी वजह से स्टेरॉइड चल रहे हैं, एस्थमा है, दमा है, तो इसका भी इलाज डॉक्टर की निगरानी में करना चाहिए। ये बहुत अहम बात है जो आपने उठाई है। इस वक्त न्यूट्रिशन के पॉइंट से सब लोग माजूर हो चुके हैं, और अच्छा खाना, अच्छा सोना बहुत ज़रूरी है। ये नींद का पूरा होना और फ्रूट्स का डाइट में होना, विटामिन्स का होना, और ये सब जितनी चीज़ें मैंने गिनाई हैं इनका डाइट में होना, और प्रोटीन का अच्छी तादाद में लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिनको कोरोना हो चुका है वो सेहतमंद भी हो गए, लेकिन ये एक चीज़ जो ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जब वो चलते हैं तो उनके फेफड़ों में खिंचाव या सीने में खिंचाव की शिकायत दर्ज होती है, तो वो उसको किस तरह से दूर करें? सांस फूलने लगती है अभी भी, हालांकि वो सेहतमंद हो गए, लेकिन अभी भी वो दिक्कतें अभी बाकी है, तकलीफें बाकी है। बहुत मुनासिब सवाल है आपका। ये एक बड़ी तादाद है हमारे पास, 30 से 40% उन लोगों की जिनको के कोरोना हुआ था और वो अभी भी कोरोना के पोस्ट कोविड सिंड्रोम में गिरफ्तार हैं। उनको अपने लंग को मजबूत करने के लिए लंग को साफ करना जरूरी है। भाप लेना, स्टीम लेना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, हल्का वॉक करना, प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम करना, और डीप ब्रीदिंग के साथ अच्छी तरह ऑक्सीजन लेना, ये सब बहुत ज़रूरी है। और लंग फंक्शन टेस्ट भी कराते रहना, ताकि उनको पता रहे कि हमारे लंग की इस वक्त वाइटल कैपेसिटी कितनी है और कितनी कम थी, अब कितनी बढ़ गई है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जीना चढ़ने में सांस फूल रहा है, साइकिलिंग करने में सांस फूल रहा है, ट्रेडमिल पे चलने में सांस फूल रहा है, तो आप बिल्कुल ऐसी कोई भी एक्सरसाइज ना करें जिससे आपका सांस फूले। आप मॉडरेशन के साथ एक्सरसाइज में कमी करें, और अपने लंग को मजबूत करने के लिए स्टैटिक बैठकर डीप ब्रीदिंग करें। ब्रीदिंग के साथ ऑक्सीजन फ्रेश लंग में जाएगी और आपके लंग में इम्प्रूवमेंट होगा। एक अच्छी खबर मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ कि जिन लोगों के लंग डैमेज हुआ था, उन लोगों का रेडियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि लंग अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। आज भी मेरे पास एक पेशेंट आए थे जिनको 1.5 साल पहले कोरोना हुआ था और उनका कोई CT स्कैन नहीं हुआ था। मैंने किसी और वजह से उनका CT स्कैन कराया तो उसमें कोविड के चेंजेस थे, उनको पता ही नहीं चला उनको कब कोविड आके चला गया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कोविड होके चला गया और उनका लंग फंक्शन जो है वो मुतासिर हो गया है और अभी भी उनको सांस लेने में परेशानी हो रही है। उनको अपना रेगुलर ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो देखते रहना चाहिए पल्स ऑक्सीमीटर से। और पल्स ऑक्सीमीटर बहुत छोटा सा ये होता है डिवाइस जो सब लोग जानते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर, इससे उनको ऑक्सीजन देखते रहने चाहिए और ये बहुत जरूरी है। और ऑक्सीजन जो है वो कम आ रही है तो फिर डॉक्टर से सलाह और मशवरा करना चाहिए।
बिल्कुल ये डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, वक्त की कमी है कि मौसम बदल रहा है, बारिश का सीजन है, जगह जगह लोग बीमार हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, मलेरिया खासकर आजकल बहुत तेजी से हो रहा है। तो किसी को अगर बुखार है तो वो कैसे समझे कि ये नॉर्मल बुखार है या कोरोना है? अगर आपने कहीं बाहर खाना नहीं खाया, बाजार का खाना नहीं खाया और आपने कोई ऐसी बदपरहेजी नहीं की, आपको लूज मोशन नहीं हुए और उसके बाद भी बुखार आया है, तो आप फौरन सोचिए कि मैं कौन सी भीड़ वाले इलाके में गया था, कि आप सफर करके ट्रैवल करके आ रहे हैं। तो अगर ट्रैवल की हिस्ट्री है, भीड़ में जाने की हिस्ट्री है और आपने मास्क नहीं लगाया, तो आप फौरन कोविड का रैपिड टेस्ट कीजिए या हॉस्पिटल में जाके कोविड का टेस्ट कराइए। अगर बारिश में भीगने के बाद तबीयत खराब हुई है, बुखार आया है, बाहर का खाना खाने के बाद आया है, लूज मोशन के साथ आया है, तो ये डायरिया, डिसेंट्री के तरह की कोई बीमारी या टाइफाइड की तरह की कोई बीमारी हो सकती है। तो लीवर की भी हो सकती है, कभी कभी हेपेटाइटिस हो सकती है। लेकिन अगर आप घर में ही हैं तो उसके बाद भी बुखार आ रहा है, तो फिर अपना डॉक्टर की सलाह से डॉक्टर की सलाह लें, बिल्कुल, अगर लापरवाही से काम ना लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहसिन वली साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, अगर आपके आसपास भी इस तरह का माहौल है, तबीयत आपकी ख़राब होती है, तो लापरवाही ना बरतें, फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें और जो भी बेहतर ट्रीटमेंट हो उसको लें। तो इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।